हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम क्लाइमेट और वेदर और उससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले वेदर क्या होता है? स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एट ए गिवन टाइम। किसी निश्चित जगह पर और निश्चित समय में जो मौसम की कंडीशन, जो मतलब वायुमंडल की जो कंडीशन होती है, एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन या स्थिति होती है, उसे हम वेदर कहते हैं। एट ए गिवन प्लेस एंड एट ए गिवन टाइम, एक निश्चित समय में, लंबे समय के लिए, थोड़े समय के लिए। उसके बाद आते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज़ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट सराउंडेड द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? ये गैसों का मिश्रण है जो कलरलेस है, टेस्टलेस है और ऑर्डरलेस है। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर। ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है नीचे से, जो अर्थ सरफेस है उससे। हाउएवर 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज विद इन अ हाइट ऑफ 40 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस। लेकिन 99% जो टोटल द्रव्यमान है एटमॉस्फेयर का, वो पृथ्वी से 40 किलोमीटर की ऊंचाई के भीतर ही है, लेकिन ये फैला हुआ 1600 किलोमीटर तक ही है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। बेस्ड ऑन द वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंसेस, एटमॉस्फेयर इज द डिवाइडेड इनटू 4 लेयर। जो एटमॉस्फेयर है, नीचे से अगर हम डिवाइड करते जाएंगे उसको लेयर में, तो ऊपर तक उसे 4 कैटेगरी में मेन रूप से डिवाइड किया गया है, जो टेम्परेचर डिफरेंसेस के हिसाब से बनाई गई हैं 4 लेयर। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर क्या है? इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग अप टू ए हाइट ऑफ 8 to 18 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो ज़मीन की सतह है उससे 8 किलोमीटर से लेके, मतलब 8 किलोमीटर तक है और 18 किलोमीटर तक भी हो सकती है। इसमें है क्या, जो हमारा पोलर, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ पे इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक, और इक्वेटर पर यानी विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। टेम्परेचर डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इस ट्रोपोस्फीयर में क्या है कि टेम्परेचर घटता जाता है जैसे ही हमारी ऊंचाई बढ़ती जाती है, और 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर इसमें 6 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके बाद इट इन्फ्लुएंस अर्थ क्लाइमेट। ये अर्थ के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। इट इज़ द डेंस पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स 85% ऑफ द एटमॉस्फेयर मास। टोटल एटमॉस्फेयर का 85% किसमें है? ट्रोपोस्फेयर में, उसका द्रव्यमान। ऑल वेदर फिनोमेना लाइक क्लाउड्स, रेन, मिस्ट, फॉग, ड्यू एक्सेट्रा अकर इन ट्रोपोस्फेयर। मौसमी जितनी घटनाएं होती हैं वो सब ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। क्या आती है? स्ट्रेटोस्फेयर। It is the second major atmosphere layer which lies beyond the height of 8 to 18 किलोमीटर एंड एक्सटेंडिंग अप टू 50 किलोमीटर। यानी जिस जहाँ तक हमारी ट्रोपोस्फेयर है उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक और ये रेंज करती है। इट इज़ वार्मेस्ट लेयर। ये सबसे गर्म लेयर है। कौन सी? स्ट्रेटोस्फेयर। एंड इंक्रीज टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड। जैसे ही ऊंचाई बढ़ती है तो इसमें टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। ट्रोपोस्फीयर में क्या था? ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घट रहा था, लेकिन इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इट इज़ द एक्चुअल सीट ऑफ मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन इन एयर। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन की ये परत है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किस में पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर में, इसीलिए इसे ओजोनोस्फीयर कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज आर ऑब्जर्व्ड, हेंस इट इज़ कॉल्ड द ओजोनोस्फीयर। इसीलिए स्ट्रेटोस्फीयर को हम ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। अगला है मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट अबाउट हाइट ऑफ 25 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जो 25 किलोमीटर तक ही ओजोन पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द जो उसकी कंसंट्रेशन है वो। तीसरे पे आती है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर क्या है? इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपो के बाद स्ट्रेटो, स्ट्रेटो के बाद मीजो आ गई। मीजो क्या? 50 किलोमीटर से लेकर के और जो 80 किलोमीटर तक है अर्थ सरफेस की ऊंचाई से बात करी जाए। ये कोल्ड रीजन है, ये ठंडा क्षेत्र होता है। स्ट्रॉन्ग डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड।
इसमें भी बहुत तेज़ी से गिरावट होती है टेम्परेचर में। पहले क्या हुआ, टेम्परेचर घटा एल्टीट्यूड के साथ, फिर दूसरी लेयर में एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और तीसरी में एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर तेज़ी से घटेगा मीजोस्फीयर में। थर्मोस्फीयर सबसे लास्ट जो है थर्मोस्फीयर, चौथी लेयर। इन दिस लेयर एटमॉस्फेयर डेंसिटीज आर एक्सट्रीमली लो। इसमें क्या है, एक्सट्रीमली लो, इसमें बहुत ही कम मात्रा में वायु पाई जाती है। फ्रॉम द अर्थ सरफेस इट इज़ एक्सटेंडिंग हाइट 18 to 60 100 किलोमीटर। 80 किलोमीटर से ऊपर ये 1600 किलोमीटर तक है। द लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फीयर इज कॉल्ड आयनोस्फीयर। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल थ्रू दिस आयोनाइज लेयर। इट इज आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर। इसकी जो बाहर लेयर है, बाहरी लेयर जो सबसे ऊपरी लेयर है इसकी, उसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। एक्सोस्फीयर द लेयर अबव आयनोस्फीयर। थर्मोस्फीयर है वो उसकी नीचे वाले को आयनोस्फीयर कहते हैं, उसके ऊपर वाले हिस्से को एक्सोस्फीयर कहते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज एल्टीट्यूड। इसमें भी फिर क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पहले डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है। एल्टीट्यूड के साथ इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एयर। एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसका कंपोजिशन क्या है, नाइट्रोजन जो होती है हमारी 78.08%, ऑक्सीजन लगभग 21%, 20.95%, ऑर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, नियॉन जो है 0.0018%। अब इसी में बात है कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर। सॉइल एयर जो है उसका नाइट्रोजन परसेंटेज होता है जो मोर और लेस लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही, जिसमें एटमॉस्फेयर होता है उसी के अनुसार होता है। ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम होता है एटमॉस्फेयर से, और CO2 लेवल 8 से 10 गुना यानी 0.25% पाया जाता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर के तुलना में। सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, डिफाइंड एज द एनर्जी फॉलिंग इन 1 मिनट ऑन ए सरफेस एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एट द आउटर बाउंड्री ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पर 1 मिनट में जितनी एनर्जी प्राप्त हो रही है उसी को हम नॉर्मल सनलाइट से उसकी एट द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, उसकी अर्थ की और सन की जो मीन डिस्टेंस लगा लें उसकी एवरेज दूरी पे, तो उसे हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। सोलर कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, या इसकी SI यूनिट है 1353 वाट्स पर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। उसके बाद है 10 सोलर रेडिएशन इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन्स। PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन क्या होता है, PAR क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इज ए ग्रीन लीव्स यूज्ड सोलर एनर्जी इन द वेवलेंथ फ्रॉम 0.4 to 0.7 UM और द रेडिएशन ऑफ 400 से 700 नैनोमीटर के जो रेडिएशन है उस पर ये प्राप्त हो जी। मोस्ट एक्टिव इन फोटोसिंथेसिस इज नोन एज फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। जो एनर्जी सोलर एनर्जी प्राप्त होती है इसके इस रेंज के बीच में जो प्राप्त होती है उसको हम फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। PAR जो है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो है मेजर्ड बाय क्वांटम सेंसर, या यूनिट इज आइंस्टीन या वाट पर स्क्वायर मीटर। आइंस्टीन है या वाट पर स्क्वायर मीटर। लक्स इज द ओल्डेस्ट यूनिट ऑफ मेजर इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ सोलर रेडिएशन। लक्स सोलर रेडिएशन या ब्राइटनेस को नापने की इकाई है। स्पेक्ट्रोमीटर मेजर सोलर रेडिएशन इन नैरो वेव बैंड्स। लैप्स रेट क्या होती है, लैप्स रेट द वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज और ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस्ड इन एज लैप्स रेट। जो वर्टिकल टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट होता है, नॉर्मली रेट लैप्स, नॉर्मली जो है लैप्स रेट जो होती है इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 6.5 डिग्री सेल्सियस है पर किलोमीटर पे। उसके बाद एडियाबाइटिक लैप्स रेट।
एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है? विच टेम्परेचर चेंजेज और फॉल्स इज कॉल्ड एडियाबैटिक लैप्स रेट। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट ये 10 डिग्री पर सेल्सियस पर किलोमीटर। द कंडीशन इन विच देयर इज एब्रप्ट राइज इंस्टेड ऑफ फॉल इन टेम्परेचर इज कॉल्ड इन्वर्जन। एल्बिडो, एल्बिडो क्या होता है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस। इन जो वापस होता है, जो हमारे पृथ्वी पर जो भी सोलर रेडिएशन पड़ता है उसमें से सारी मात्रा अवशोषित नहीं होती, कुछ मात्रा वापस जाती है। तो उस वापस जाने वाली मात्रा उसी के जो रेशियो होता है उसी को हम एल्बिडो कहते हैं। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस इज नोन एज एल्बिडो। जो मात्रा पृथ्वी द्वारा वापस कर दी जाती है या एक निश्चित एरिया से, उसे हम एल्बिडो कहते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, यानी जितनी रोशनी, जितनी एनर्जी मिली, जितनी भी सोलर रेडिएशन मिला उसका कितना परसेंट वापस चला गया, वही है एल्बिडो। द एल्बिडो ऑफ क्रॉप सरफेस इज रेंजिंग बिटवीन 23 to 30%, यानी जो क्रॉप पे जो सोलर रेडिएशन पड़ता है उसका 23 से 30% वापस हो जाता है। लेकिन द एल्बिडो द फ्रेश स्नो का, देखिए बर्फ़ का जो है 75 से 95% रेडिएशन वापस हो जाता है। अब आते हैं साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन इज द रफली सर्कुलर लो प्रेशर एरिया हुज डायमीटर में भी फ्रॉम 100 to 1000 किलोमीटर, जिसका व्यास 100 से 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। मूवमेंट टूवर्ड द सेंटर, और मूवमेंट कहाँ होता है? सेंटर की तरफ इसका होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज लोएस्ट इन द सेंटर। साइक्लोन में सेंटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है सबसे लो होता है। कहाँ? सेंटर में। दिस रीजन इज इंक्रीजेज रैपिडली आउटवर्ड्स, और बाहर की तरफ ये प्रेशर बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल टोर्नेडो, हर्रिकेन आर नेम ऑफ द, जी गलत हो गया, टोर्नेडो, हर्रिकेन आर द नेम ऑफ द साइक्लोन। क्लाइमेट, क्लाइमेट इज द जनरलाइज्ड वेदर ऑफ समेशन और समेशन ऑफ वेदर कंडीशन ओवर ए गिवन रीजन और ड्यूरिंग द कंपेरेटिवली लॉन्गर पीरियड। वेदर होता है वो थोड़े समय के लिए, और क्लाइमेट क्या है? जनरलाइज वेदर है जो समेशन ऑफ वेदर कंडीशन ओवर ए गिवन रीजन ड्यूरिंग ए कंपेरेटिव लॉन्ग पीरियड के लिए, कोई निश्चित क्षेत्र के लिए जो वहाँ का एटमॉस्फेयर, जो वहाँ की कंडीशन होती मौसम की, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। अब इसमें हम अगर बात करें तो ये इस तरह से हमारा एटमॉस्फेरिक जो है वो है, सबसे ऊपर देखिए जो एक्सोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में जो भी बादल वगैरह जो फिनोमिना दिखाई दे रहे हैं वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर हो गई स्ट्रेटोस्फीयर में। मीजोस्फीयर में ये हो गया, बाकी जो रॉकेट वगैरह ये देखिए ये यहाँ पे आ गए एक्सोस्फीयर में। ये सैटेलाइट हो गया हमारा थर्मोस्फीयर में। तो इस तरह से ये हो जाती है हमारी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, और एक्सोस्फीयर इसका ही, थर्मोस्फीयर का ही हिस्सा है।